जैसा कि साथियों हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो फाड़ हो जाती है, यानी कि एक नरम दल और एक गरम दल। लेकिन कुछ समय बाद जब 1916 तक आते हैं, लखनऊ अधिवेशन होता है, उस दौरान फिर से सुलह हो जाती है। 16 से मतलब सुलह, यानी कि उनमें समझौता हो जाता है। देखो, 7 में साथ छूट जाएगा सूरत अधिवेशन में, और 16 में सुलह हो जाएगी, यानी कि समझौता हो जाएगा। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल और गरम दल दोनों के बीच समझौता हो जाता है। कब? 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग एक साथ आई, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों का समझौता हो गया, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। एक साथ आने का कारण, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, उस दौरान जो है इस नियम के तहत 1916 में, यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1916 में कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। तो अब दोनों साथ आ गए थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा एक नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा या मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आप ये ध्यान रखना है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यदि नेक्स्ट बात करें हम 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। 17, देखो 17 से ही क्या ध्यान रखना है? खतरा, यानी कि खतरा इस बात का है कि अब कांग्रेस में भी महिला अध्यक्ष चुनी जानी शुरू हो गई थी। तो 17 खतरा कहाँ पे होता है भाई? कलकत्ता अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसकी? एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की आयरिश लेडी थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये आयरलैंड की थी, अंग्रेज नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। तो इसलिए बस कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ध्यान रखना है, ठीक है। और तिरंगे को कब अपनाया गया? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 17 में ही सबके लिए खतरा हो गया था कि भारत का भी अब तिरंगा तैयार हो गया है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं 1918 के दिल्ली अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। और इसी का उद्देश्य रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा के विकास पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना 1918 का मुंबई अधिवेशन, क्योंकि यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, जो रोलट एक्ट पर चर्चा करने के लिए गठित किया गया था। यह आयोजन किया गया था कब? 1918 का रोलट एक्ट, ठीक है ना, 1918 का मुंबई अधिवेशन। तो 1918 आप ध्यान कैसे रखेंगे? 1918 में क्या हुआ? पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसकी? मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों को देखो, 18-19 की उम्र में हमें अपने मौलिक अधिकार और ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो 19, यानी कि 1918 मुंबई अधिवेशन क्या हुआ भाई? मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई और रोलट एक्ट पर चर्चा की गई। एक विशेष बात, 1918 का जो मुंबई का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप ध्यान रखेंगे मुंबई इंडियंस, यानी कि मुंबई अधिवेशन के पहले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन हुआ मुंबई अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता हमारे इमाम हसन द्वारा। तो मुंबई इंडियंस से ध्यान रहेगा, मुंबई इंडियंस विशेष अधिवेशन इमाम हसन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब याद बात करें हम 1919 के अमृतसर अधिवेशन की। देखो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ पर? अमृतसर में। तो 1919 का अधिवेशन भी कहाँ रखा गया था? अमृतसर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 20 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, लेकिन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पहले उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सबसे पहले इसी में दिया गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, अभी आपने पढ़ा 1918 में
मुंबई इंडियंस वाला, यानी कि मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था पहला, इमाम हसन की अध्यक्षता में, वो विशेष अधिवेशन था। उसके बाद 1920 में दूसरा विशेष अधिवेशन होता है, किसका? कांग्रेस का, ये ध्यान रहेगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय द्वारा ही की जाती है। और लाला लाजपत राय को ही 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। जबकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी। नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी 1920 में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस से थे। तो इम्पोर्टेंट है ये भी 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, स्थापना किसने की? नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन की बात करते हैं 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, केवल 35 ईयर्स के थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट, इसी दौरान 1923 में CR चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा एक स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? 1923 में। और 1923 में ही जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कर्नाटक में, कर्नाटक अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना क्या है, महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई 1924 का बेलगाम अधिवेशन है। तो इम्पोर्टेंट है। और महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के 1901 में पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लिया गया था। जो 1901 में आयोजित हुआ था उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? वो बेलगाम अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब जब महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करनी शुरू कर दी, हुआ क्या, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ समझौते के साथ एक साथ आ रखे थे, दोनों के दोनों साथ साथ थे। तो अब 1924 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता करते ही कांग्रेस और मुस्लिम दोनों फिर से अलग अलग हो गए, फिर से इनमें फाड़ हो गई, यानी कि इनके अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन अलग अलग होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस अधिवेशन में सबसे पहले हसरत मोहनी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। स्वराज का प्रस्ताव तो रखा, पूर्ण स्वराज का, लेकिन पारित नहीं हुआ। इसी में पहली बार विश्व विजय तिरंगा या विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा हमारा ऊंचा रहे झंडा हमारा, ये हमारा गान गाया गया था। किसमें? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो सबसे पहले तो एक तो प्रथम भारतीय महिला याद रखनी है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी जो सरोजिनी नायडू। जबकि प्रथम महिला की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। कहाँ की? आयरलैंड की। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रहने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1927 का मद्रास अधिवेशन। ये मद्रास अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें साइमन वापस जाओ, जो 1927 में बनकर भारत आने वाला था, 1928 में भारत पहुंचता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ। तो कब दिया गया? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी। तो मद्रास यानी कि 1927 का अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? M.N. अंसारी ने, और साइमन वापस जाओ का नारा दिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 1929 का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। देखो, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो रहा है, लेकिन 1925 के अधिवेशन में पहली बार प्रस्ताव को रखा गया था, जो कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने जिसकी अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा पहली बार कब की गई? 26 जनवरी 1930 को। 1930 को, ठीक है ना। और 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित हो गया था 1929 में, और उसके बाद 1930 में घटित होना शुरू हुआ। उस दौरान सब वहाँ पर लगे हुए थे, तो इसलिए इसमें 1930 में कोई आयोजन नहीं हुआ। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कराची अधिवेशन की, ठीक है ना। कराची अधिवेशन की 1931 में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया जाता है। 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता, और मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन में की जाती है। किसमें? 1931 के कराची अधिवेशन में। देखो 1918 के विशेष अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन प्रबल रूप से मांग कब की गई? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट किस लिए? क्योंकि इसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्त द्वारा की जाती है। गुप्ता द्वारा की जाती है। यह भारतीय मूल की प्रथम अध्यक्ष थी, यानी कि प्रथम अंग्रेज महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कौन थी? नलिनी सेन गुप्त, भारतीय मूल की थी। अब तीनों को कंबाइन करके पढ़ो। अभी पहले सबसे पहले पढ़ा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, तो ये आयरिश महिला थी। उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन पढ़ा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है ना। और जो 1933 में पढ़ा हमने नलिनी सेन गुप्ता, यानी कि ये भारतीय मूल की प्रथम अध्यक्ष थी, यानी कि प्रथम अंग्रेज महिला नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये पश्चिम बंगाल में फैजपुर, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन करने का मुख्य कार्य 13 कृषि सूत्रीय, है ना, 13 कृषि कार्यों हेतु, 13 सूत्री कृषि कार्य हेतु इसका लक्ष्य रखा गया था, इसलिए इसको गांव में आयोजित किया गया था। तो गांव कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट 1938 का गुजरात का हरिपुरा अधिवेशन, इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया था। किसमें? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद 1939, देखो 3 3 का वर्ग 9, तो 1939 यानी कि 1939, 3 3 9 त्रिपुरी अधिवेशन, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोनों के दोनों कंटिन्यू 38 39, त्रिपुरी ध्यान रखोगे, उससे पहला हरिपुरा, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और अध्यक्षता के कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसका इस्तीफा दे दिया जाता है, और इस्तीफा देने के बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि उसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में, ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट इंपोर्टेंट 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जो आपके कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब ध्यान देंगे, अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जो 1942 से सक्रिय होना शुरू हो गया था। तो अब 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं नेता। उसके बाद हम पढ़ेंगे बस 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट है 1946 का मेरठ अधिवेशन। ये 54वें नंबर का अधिवेशन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे लास्ट का भी है। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अंतरिम सरकार में भी थे JB कृपलानी, यानी कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कृपाण होती है ना झंडा सिख धर्म में, तो JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और 1946 में मेरठ अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे। कौन? JB कृपलानी।
जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, क्योंकि 46 में बन गए थे, तो आगे चल के 47 में जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त में, तब जाके भी JB कृपलानी ही रहते हैं। लेकिन आगे चल के फिर क्या होता है, नवंबर 1947 में इस्तीफा देते हैं। तो नवंबर से पहले तो 15 अगस्त आएगा, तब तक आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। जब नवंबर 1947 आया तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, एक और लास्ट पढ़ लेते हैं 1948 का जयपुर अधिवेशन। तो 55वें नंबर का है। 1947 का कौन सा है? 54वें नंबर का है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? P सीतारमैया। तो P सीतारमैया द्वारा ही कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है। तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? P सीतारमैया ने, जिन्होंने 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन बता देता हूँ कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन में सबसे पहले बात करते हैं WC बनर्जी की। तो जो WC बनर्जी थे, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। WC बनर्जी क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस है ना, ये लॉर्ड डफरिन की खुराफाती दिमाग की उपज है। किसकी? खुराफाती दिमाग की उपज है। तो खुराफाती दिमाग की उपज कांग्रेस को किसने कहा? WC बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम बंकिम चटर्जी की। तो बंकिम चटर्जी ने क्या कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं ना, कांग्रेस के लोग हैं वो क्या हैं? पदों के भूखे हैं। किसके? पदों के भूखे। देखो चटर्जी, अब चटर चटर जो खाएगा ना भाई, वो चटर चटर खाएगा, यानी कि चट कर जाएगा जो भूखा होगा। तो पदों के भूखे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को क्या कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और जो लाला लाजपत राय थे, उनके द्वारा क्या कहा गया था? सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय द्वारा कांग्रेस को। और जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, उन जॉर्ज यूल द्वारा कहा गया कि सबसे पहले हम सब भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। सबसे पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। तो किसने कहा था? वो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल द्वारा। और कांग्रेस के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो कांग्रेस है ना, ये मेंढक की तरह टटराते हैं। किसकी तरह? मेंढक की तरह टटराते हैं कांग्रेस के लोग। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे प्रमुख कांग्रेस के नेता थे जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो इंपॉर्टेंट थी ये चीजें। यदि आप और कर्जन द्वारा, और लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या कहा गया? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा रही है, इसके इसलिए मैं इसके पतन की कामना करता हूँ, कर्जन ने कहा था। जब आदमी कर्जे में चला जाता है तो उसका तो पतन होना वैसे ही शुरू हो जाता है। कर्जन ने कहा मैं इसके पतन की कामना करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।